अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो डक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ अंकबूत बाय नूर राजपूत का सेकंड लास्ट एपिसोड का थर्ड पार्ट लेकर। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। सुना है फलक रईस ग्रुप का हिस्सा बन चुकी हैं। वो फिर से गोया हुई। उसे हर्ट मत कीजिएगा, जुमले में हल्का सा हुक्म था। रईस ने भवें सुकेड़ कर उसे देखा। वो मेरी पसंदीदा औरत है। उसके घूरने पर वो हंसती। फजल की बात पर वो ताज्जुब से सर हिलाता रुख मोड़ गया था। आंखें गोल गोल घूम गई। ये किस जनरेशन में फंस गया था वो। औरत की भी पसंदीदा औरत थी। बेड़ा गर्क। हॉल में रोशनी मध्यम थी। गेम खत्म हो चुकी थी और स्टेज पर मौजूद खुश रंग मास्कों वाले जोड़े नीचे उतर रहे थे। वो पहले उतर चुका था। जब फजल स्टेज से नीचे कदम रखा और नजर दौड़ाई, वली उसे नजर नहीं आया। दिल में एक हल्की सी बेचैनी उतर आई थी। उसने अपनी आंखों पर लगा पंखदार मास्क आहिस्ता से उतार दिया। सुनहरी पंख झिलमिलाकर नीचे गिरे और उसके चेहरे पर एक आज़ाद सा तासुर उभरा, जैसे किसी बोझ से छुटकारा मिला हो। मगर वली वो दिखाई नहीं दे रहा था। तभी भीड़ से एक लंबा दुबला शख्स उसकी सिमत बढ़ा। सरगोशी जैसी धीमी मगर गहरी आवाज़ में सुनाई दी, मलका आप यहाँ। उसके चेहरे पर हैरत ही हैरत थी। वो उलझी। एक्सक्यूज़ मी, उसने उलझ कर कहा, मगर उसकी आवाज़ में खफीफ सा तनाव था। वो शख्स चंद लम्हे बस उसे देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, या शायद कोई पुराना अक्स उसके सामने आ गया हो। फिर सर झटका और तेजी से दूसरी सिमत बढ़ गया। फजल ने पलट कर देखा, मगर भीड़ के शोर में वो गुम हो चुका था। दिल में एक लम्हे को शुबह उभरा, क्या वो उसे जानती थी। चंद लम्हे वो उसी जानिब देखती रही जहाँ वो गुम हुआ था, फिर रुख वापस मोड़ा। दोबारा वली को तलाश करने के लिए नज़र दौड़ाई और तभी कोने में एक धुंधले हिस्से में रोशनी की सुरमई बादलों के नीचे उसे बुरहान करदेसी सोनिया सुल्तान के साथ नजर आया। दोनों के चेहरों पर एक अजीब से इत्मीनान और हिसाबी मुस्कुराहट थी। उसे उनके करीब से गुजरना था, शायद वो दूसरे हॉल में हो। वो जैसे ही करीब से गुजरी, बुरहान करदेसी की गहरी आवाज़ उसकी समाज से टकराई। सुना है रईस औरंगजेब ने तुमसे अपना दस्ते शफकत उठा लिया है। उसके कदम रुक गए। वो तुम्हें बर्बाद कर देगा फजल मराज। सोनिया सुल्तान ने मुड़कर उसे देखा, होठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट। उसे छोड़ दो और हमारे साथ दो। बुरहान करदेसी की आवाज़ में जहर घुला था। उसका अंजाम करीब है। उनकी बातें सुनकर उसने गहरी सांस ली। दिल के अंदर एक तल्ख शोला भड़क उठा था। वो पलटी और एक कदम उनकी सिमत बढ़ी। चेहरे पर गुरूर का एक लिबादा और रखा था। तुम जैसे 100 कुत्ते मिलकर भी उस एक शेर का शिकार नहीं कर सकते। उसकी नजरें चमकती हिकारत की धार थी। वो उनके सुने बिना वापस जाने के लिए पलटी, मगर अगले ही लम्हे उसका कदम रुक गया। सामने भीड़ के बीच से अरसल नमूदार हुआ, खामोश, मगर उसकी आंखों में एक अजीब बेताबी थी। अरसल को देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में नरम रोशनी बुझकर नफरत की धार में बदल गई थी। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। उसके लहजे में बेताबी थी। वो उसकी बात ही नहीं सुनती थी। मेरा रास्ता छोड़ो प्लीज़, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उसने जैसे मिन्नत की। मैंने कहा हटो। उसकी आवाज़ ऊंची थी। आंखों में गुस्से के शोले भड़क रहे थे। अरसल एक लम्हे को ठटका, फिर पीछे हट गया। फजल ने उस पर कहर भरी निगाह डाली, ऐसी निगाह जो बर्फ़ को भी जला दे, और कदम तेज़ कर दिए। भीड़ के शोर में वो रक्स करते हुए रोशनियों के बीच गायब हो गई थी, मगर उसके पीछे रह गए कुछ उलझे राज और वो लोग जिन्हें उसकी गुरूर और यकीन ने लम्हा भर के लिए साकित कर दिया था। शहर की भीड़, रोशनियों का हजूम और तकरीब का शोर पीछे रह गया था। अब वो एक पुरसकून रेस्टोरेंट में बैठे थे। नीम मध्यम रोशनी, हर मेज़ पर जलती छोटी सी मोमबत्ती और शीशे की दीवार के पार बारिश की बूंदें से धुंधला हुआ मंजर। बैकग्राउंड में पुरसकून जाज म्यूजिक बज रहा था, जैसे वक्त आहिस्ता चल रहा हो। मेज़ पर अभी अभी खाना सर्व हुआ था। गर्म स्टेक से उठती खुशबू, साइड में सजा हल्का सा सलाद और फजर के सामने भाप उड़ाती सूप की प्लेट। वली अपनी भूरी ऊनी शर्ट में हमेशा की तरह अच्छा लग रहा था। आस्तीनें कोहनी तक मोड़ी हुई थी और कलाई पर बंदी घड़ी धीमी रोशनी में हल्का सा चमक रही थी। वो उसे देख रही थी, फिर बोल पड़ी, कुछ एडनबरा के बारे में बताओ ना। एडनबरा के रेस्टोरेंट की खास बात भला क्या होती है। स्टेक का टुकड़ा काटते हुए वो हौले से बोला। फजर ने जरा मुस्कुराते हुए पलकें झुकाई। क्या? उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, वो चमक जो दूर अपने वतन को याद करने से आती है। वहाँ के रेस्टोरेंट सिर्फ खाने के लिए नहीं होते, बल्कि एक कहानी सुनाने के लिए होते हैं। हर डिश के पीछे तारीख,
हर जायके के पीछे रिवायत और सबसे बढ़कर वहाँ का सुकून। फजल ने दिलचस्पी से झुककर पूछा, पाकिस्तान और वहाँ के रेस्टोरेंट में क्या फ़र्क है? यहाँ शोर है, तेज़ी है, जैसे सब जल्दी में है। वहाँ लोग वक्त निकाल कर खाने आते हैं, घंटों बैठकर बातें करते हैं, खिड़की से बाहर देखते हैं, जैसे खाना सिर्फ जिस्म नहीं रूह को भी सैराब करता हो। वो उसे देखे गई, उसकी आंखों की चमक महसूस कर रही थी, जो शायद सिर्फ एडनरा का जिक्र ही जगा सकता था। क्या तुम्हें स्कॉटलैंड याद आता है? वली का कांटा प्लेट के किनारे पर रुका और वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर धीमी आवाज़ में बोला, वो मेरा मुल्क है, मेरा शहर है, मैंने वहाँ ज़िंदगी गुजारी है, तो क्या मैं उसे भूल सकता हूँ? उसके जवाब पर फजल के चेहरे पर हल्का सा तासुफ उभरा। वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठा था, उसका मुल्क, उसके शौक, उसका मकसद, वो सब छोड़कर बैठा था। तुम्हें यहाँ ख्वार होना बुरा लगता होगा? सवाल था या तबसरा? उसने आहिस्ता से हंसकर सर झुकाया, फिर मोहब्बत से नज़र उठाकर कहा, जिस दिन तुम मेरा हाथ थाम कर जोसेफ पेरिस में कदम रखोगी, सारी तकलीफ़ें मरहम बन जाएंगी। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। रेस्टोरेंट के किसी कोने से बर्तनों की हल्की सी खनक सुनाई दी। बाहर बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं। दोनों के जहन में एक ही सवाल गूंज रहा था, वो यहाँ हमेशा नहीं रह सकता, और फजर अपना बिजनेस छोड़कर कैसे जा सकती है? तुमने बताया नहीं तुम्हारे गोल्स क्या हैं? पता नहीं क्यों खाने से दिल उचाट हो गया था। बहुत सारे हैं। वो खाना छोड़कर उसकी जानी मुतवज्जा हुआ। यकीनन वो स्कॉटलैंड में ही पूरे होंगे। उसके सवाल पर वो धीरे से हंस दिया। बहुत कुछ करना है फजर, मैं सब यहाँ रहकर तो नहीं कर सकता। वो पहली बार उस मौजू पर खुलकर बात कर रहा था। उसकी बात सुनकर फजर ने गहरी सांस ली। तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी? वली ने कांटा प्लेट में रखकर सीधा उसकी आंखों में देखा। क्या तुम नहीं जाना चाहती? फजर की पलकें झपकी, आवाज़ मध्यम हुई। मुझे जाने में कोई मजा आएगा नहीं, मगर मेरा बिजनेस यहाँ है, मैं ये सब छोड़कर कैसे चली जाऊँगी? कमज़ोर लहजे में कहा। कहीं उसे पता न चल जाए कि वो दिल ही दिल में कितनी उलझी हुई थी। वली ने चंद लम्हे बस उसे देखा, जैसे किसी गहरी सोच में हो, फिर नरमी से गोया हुआ, उसका हल है मेरे पास। तुम अपना ब्रांड वहाँ खोल सकती हो, तुम मेरी बीवी हो, तुम ये कर सकती हो, मगर इससे पहले हमें अपनी शादी वहाँ रजिस्टर करनी होगी। लेकिन हमारा निकाह यहाँ भी रजिस्टर नहीं हुआ। बेसाख्ता लबों से फिसला। कोर्ट मैरिज के बाद निकाह रजिस्टर करवाना बाकी था, और फजर के पास तो निकाह नामा भी नहीं था। उनका निकाह आज तक रजिस्टर नहीं हुआ था। कतई आंखों वाले शख्स ने जैसे बात का बोझ महसूस ही ना किया था। वो खुश दिली से मुस्कुराया। अब तो करवा लेते हैं। मोमबत्ती की लो के साथ साथ उसके लहजे की गर्मी भी फजर के दिल में उतर गई, मगर खिड़की के पार बरसती बारिश जैसे आने वाले दिनों की हल्की सी सरगोशी कर रही थी। उसने कांटे से सूप के प्याले को हिलाया, मगर नज़र वली से न मिलाई। मेरे पास तो मेरी सर्टिफिकेट नहीं है, वो नजरें चुराए धीरे से बोली। वो दोनों कोहनियों पर झुककर ज़रा करीब हुआ और गहरी नज़रों से देखते हुए कहा, मेरे पास है। फजर के कानों तक उसकी आवाज़ धीरे से उतरी, मगर दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई थी। वो चंद में खामोश रही। तस्वीर से साकित यादों का एक दरवाज़ा खुला। जब उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी, तब उसके दिल में इस रिश्ते के लिए कोई खास एहसास ना था, सिर्फ रस्मी सी बात थी। मगर अब तो वो हर जहान में उसे ही चुनती। उसी लम्हे अम्मा के कहे अल्फाज याद आए, औरत को अपने मर्द को सारी दुनिया के सामने अपना कहना आना चाहिए। उसने हल्की सी सांस ली, फिर धीरे से कहा, इतने साल गुजर चुके हैं, पता नहीं अब रजिस्टर होगा या नहीं, इससे अच्छा हम दोबारा कर लेते हैं। वली की आंखों में एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे वो कुछ जान गया हो, मगर फिर भी उसने अगला जुमला आहिस्ता से फेंका। क्या? जानबूझकर अनजान बना। फजर की नज़रें उस पर जमी रहीं। शादी सबकी मौजूदगी में, सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने। उसके लहजे में एक मजबूती थी, जैसे बरसों के बाद कोई फैसला दिल से निकला हो। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, गहरी आंखों से उसे देखता रहा। शायद वो उसके अज़्म को परख रहा था, या खामोशी फजर को बेचैन करने लगी। क्या तुम ये कर सकते हो? सुर्ख होते रुखसार लिए पूछा। पहली बार तो पूछना इतना मुश्किल नहीं था, कमबख्त अब क्यों दिल धड़क रहा था। हथेलियों में पसीना उतर आया। क्या? उसने जैसे सवाल को सुनकर भी दोबारा सुनना चाहा। शरारती नज़रों से उसे देखे गया। शादी? क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? पलकें लर्ज उठी। इस बार वो हंस दिया। उसकी मुस्कुराहट में खुशी, हैरत और मोहब्बत सब मिलाकर एक नर्म रोशनी सी थी चेहरे पर, जैसे बाहर आ गई, मानो चारों तरफ फूल खिल गए हों। फिर वो ज़रा सा उसकी जानिब झुका। हाँ, मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं।
उसने आहिस्तगी से मेज पर रखे फजल के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। दोनों हाथों के बीच की वो गर्मी अल्फाज से ज्यादा गह रही थी। खिड़की के उस पार का आसमान हल्के बादलों में लिपटा हुआ था, मगर इस लम्हे चांद ने जैसे उनकी खुशी को देखकर मुस्कुरा दिया हो। रेस्टोरेंट से निकलते हुए बारिश हल्की बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। वो छतरी थामे हुए था और फजर उसके साथ कदम मिला रही थी। शहर की भीगी सड़कों पर लैंप पोस्ट की जर्द रोशनी पानी में छलक रही थी। वली ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फजर को अंदर बैठा दिया। वो कुछ कहे बगैर मुस्कुराई, जैसे दिल में कोई राज छुपाया हो। घर पहुंचकर भी उसके दिल की धड़कन मामूल पर नहीं आई थी। वो उसे छोड़कर चला गया था। कुछ ज़रूरी काम करने थे, जबकि फजर को कुछ वक्त अकेले चाहिए था। कमरे में आकर उसने अपना बैग सोफे पर रखा, जूते उतारे, मगर हाथ सीधा फ़ोन की तरफ गया। स्क्रीन पर फलक का नाम देखते ही लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आई। फ़ोन बजते ही दूसरी तरफ से उसकी खुशी की आवाज़ सुनाई दी। आज तो तुमने जल्दी कॉल कर ली, कहो कैसी रही तकरीब? वो जैसी भी होती थी, उससे हमेशा हंसते मुस्कुराते ही बात करती थी। फजर ने लम्हे भर को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से बोली, फलक, मैं समझ ना आया जैसे बात शुरू करें। मैं तुम्हें कुछ बताना वाली हूँ, और ये मैं सबसे पहले तुम्हें बता रही हूँ। फलक का लहजा फौरन संजीदा हो गया था, मगर उसमें एक शायद भी छुपी हुई थी। क्या तुम रुखसती के लिए मान गई हो, या वली को पक्का पाकिस्तानी बनाकर छोड़ोगी? ये सुनते ही उसके होठों पर हल्की सी हंसी आई, मगर आंखों में नमी तैर गई। फलक, मेरा मतलब, हम शादी कर रहे हैं। चंद लम्हे के लिए दूसरी तरफ खामोशी छा गई, जैसे फलक ने ये जुमला समेटने के लिए सांस रोक ली हो। फिर अचानक फ़ोन के स्पीकर में एक चीख गूंजी, क्या वाकई? क्या तुम सच में? ओ खुदाया! उसकी खुशी दीदनी थी। फजर ने हंसते हुए फ़ोन कान से ज़रा दूर किया। वो खुशी से चिल्ला रही थी, ये तो वो लम्हा है जिसका मैं कब से इंतज़ार कर रही थी। तुम जानती हो ना, तुमने मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी कर दी। तुम्हें दुल्हन बने देखना। फजर ने आहिस्ता से पलकें झपकी, जैसे दिल की धड़कन के साथ कोई पुराना जख्म भी हल्का सा भर गया हो। मैंने सोचा सबसे पहले तुम्हें बताऊं, क्योंकि तुम जानती हो ये फैसला मेरे लिए कितना बड़ा है। दूसरी जानिब फलक की हंसी थोड़ी भीग गई। वो सब भूल गई, ना उसे रजब का कुछ याद रहा, ना रईस का। वो ये बातें करके फजर का दिल खराब नहीं करना चाहती थी। हाँ, मैं जानती हूँ, मोहब्बत से दूर भागने वाली लड़की जब मोहब्बत की शादी करती है तो कैसा महसूस होता है। फजर, तुम खुश हो ना? फजर ने खिड़की के पार भीगती रात को देखा। हाँ, मैं खुश हूँ, और ये खुशी मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले शेयर किए बगैर नहीं रह सकती थी। तुमने बहुत अच्छा किया बताया। वो बेतहाशा खुश थी। मैं चाहती हूँ कि जब तुम शादी का जोड़ा पहनो, सबसे पहले गले मिलने वाली मैं हूँ। सुन लिया ना? वो हक जताते हुए बोली। उसके लबों पर एक पुरसकून मुस्कुराहट आई। हाँ, सुन लिया। फलक के राइटर दिमाग ने लम्हों के अंदर अंदर उसकी शादी की पूरी प्लानिंग कर ली, और वो अब उसे बता रही थी कि कब कब क्या करना था, और फजर बिना एतराज़ किए सुने जा रही थी। ये बहुत खूबसूरत लम्हा था, जिसमें मोहब्बत, एतमाद और दोस्ती की गहराई बोल रही थी। लाहौर की सुबह अभी पूरी तरह बेदार भी नहीं हुई थी। सुरमई आसमान ख्वाबनाक लग रहा था, और फिजा में एक खनकी सी घुली हुई थी। वो नीचे लॉन खिड़की के पास बिछी कुर्सी पर साकित बैठी थी, जैसे खुद भी इस मंजर का हिस्सा हो। दरख्तों पर परिंदे एक नई सुबह का गीत गा रहे थे, मगर उनकी चहचहाट उसके अंदर के शोर को दबा नहीं पा रही थी। दिल पर एक अजीब सा बोझ था, जो रात भर की करवटों के बावजूद हल्का ना हो सका था। एक खौफ था, एक अनजाना खौफ, और इसी खौफ दूर करने के लिए वो जल्दी उठ गई थी। ऑफिस जाने से पहले वो ये खौफ ख़त्म करना चाहती थी। मेज़ पर पड़ा फ़ोन उसकी तरफ देख रहा था, जैसे एक इम्तिहान हो। उसने एक लंबी कांपती हुई सांस ली और फ़ोन उठा लिया। उंगलियां स्क्रीन पर बेजान सी हरकत करने लगी। बिलाखिर उसने हिम्मत मुस्तमा की और एक सनासा नंबर मिलाया। ये बशारत आलमगीर का नंबर था। उसने फलक से लिया था ताकि अम्मा से रब्ता कर सके। बेल जा रही थी। हेलो। दूसरी तरफ से बशारत की आवाज़ उभरी। उसने अपना गला साफ किया, आवाज़ को टूटने से बचाते हुए। मैं फजर हूँ, क्या अम्मा से बात हो सकती है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद फ़ोन अम्मा को थमा दिया गया। फिर वही मानूस मगर बर्फ़ जैसी सर्द आवाज़ समाज से टकराई, जिसने हमेशा उसकी रूह को ज़ख्मी किया था। हेलो, खैरियत है? अम्मा की आवाज़ में ना कोई अपनायत थी, ना कोई गर्मजोशी, बस एक रस्मी सवाल, जैसे किसी अजनबी से पूछा गया हो। फजर ने अपनी आंखें मजबूती से बंद कर ली। अम्मा, मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। उसकी आवाज़ में इल्तिजा और खौफ की मिली जुली कैफियत थी। लंदन के
प्रोडक्शन हाउस से डील करने वाली फजर मराज अपनी माँ के सामने कपकपाहट का शिकार थी। बोलो। लहजा सपाट और बेतासुर था, हर लफ्ज जैसे दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। उसने अपनी सारी हिम्मत अपने हलक में जमा की। अम्मा, मैं वली से शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये शादी सबकी मौजूदगी में हो। उसने आखिरी जुमला कहते हुए अपनी सांस रोकी, जैसे किसी मौजूदगी की मुंतजिर हो। मुझे क्यों बता रही हो? पहले मुझसे पूछ कर की थी। क्योंकि मैं आपकी खुशी से करना चाहती हूँ, आपकी मौजूदगी में, वो फौरन बोली। दूसरी तरफ गहरी सन्नाटे भरी खामोशी छा गई। फिर जो आवाज़ उभरी वो पहले से ज़्यादा सर्द और तेज धार थी। बेटियों की शादी पर खुशी तब होती है जब उनसे मोहब्बत हो। मुझे तुमसे कभी मोहब्बत नहीं रही फजर। तुम्हें जो ठीक लगता है करो, मैं नहीं आऊँगी। ये अल्फाज नहीं थे, पिघला हुआ शीशा थे जो उसके कानों में उंडेल दिया गया था। फजर की सांस जैसे सीने में ही कहीं अटक गई थी। चेहरे की सारी रौनक, आंखों की आखिरी चमक भी बुझ गई थी। उसका वजूद किरची किरची हो गया। वो साकित रह गई, आवाज़ भर्रा गई, अल्फाज टूटने फूटने लगे। 26 साल अम्मा, 26 साल। किसी बेज़बान जानवर को भी पाला जाए तो उससे उनसियत हो जाती है। मैं तो आपकी बेटी थी, एक जीता जागता इंसान। आपको मुझसे मोहब्बत कैसे नहीं हुई? उसके लफ्ज़ों में लहजा वो दर्द था जो किसी का भी दिल चीर दे, मगर दूसरी तरफ तरन्नुम बेगम के लहजे में तंज की हल्की सी झलक भी शामिल हो गई। मोहब्बत कोई जबरन करने वाली चीज़ नहीं होती, ये दिल से उठती है। और मेरा दिल तुम्हारे लिए हमेशा पत्थर ही रहा। इतना सफाक लहजा। उसका हाथ में पकड़ा फ़ोन लरसने लगा था। आंखों में आंसू का एक समंदर ठाटे मार रहा था। दिल को किसी ने 1000 आरियों तले रख कर चीर दिया था। क्यों अम्मा, क्यों नहीं हुई आपको मुझसे मोहब्बत? सवाल जायज़ था, जवाब नदारत। मेरा कसूर क्या है? बचपन में मैं आपके एक इशारे पर दौड़ती थी, आपकी तवज्जो की एक नज़र के लिए तरसती थी, आपकी आंखों में ज़रा सी मुस्कुराहट देखने के लिए हर हुक्म मानती थी। क्या वो सब बेमायने था? क्या आपको कभी कुछ महसूस नहीं हुआ? हलक में अजियत का गोला सा अटक चुका था। कसूर? अम्मा ने एक हकारत भरी सांस ली। तुम्हारा वजूद ही मेरे लिए एक बोझ था, और बोझ से मोहब्बत नहीं की जाती फजर, उसे सिर्फ ढोया जाता है। उन अल्फाज ने फजर के वजूद को अंदर तक चीर दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह पर तेजाब डाल दिया हो। उसने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। आपने कभी एक लम्हे के लिए सोचा कि जब से मैंने होश संभाला है उस दिन से आज तक मैंने आपसे सिर्फ माँ की नज़र चाही। मैंने चाहा कि आप एक बार मोहब्बत से मेरा माथा पर बोसा दे, मगर आपके लिए मैं हमेशा एक नापसंदीदा मेहमान ही रही। बड़ी बदनसीबी है माँ का बेरहम हो जाना, और ये बदनसीबी उसके हिस्से में आई थी। वो होंठ भींच कर सिसकियों का गला घोट रही थी। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही, यही सच है और तुम्हें इसे कबूल करना होगा। मैं नहीं आऊँगी। तुम्हें अपना घर बसाने की पूरी इजाज़त है। अम्मा की आवाज़ अब कुछ थकी हुई महसूस हो रही थी। उसकी सख्ती में कोई कमी न आई। चंद लम्हों के लिए दोनों तरफ मौत जैसा सन्नाटा तारी हो गया था। फजर के हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो गए थे। दिल की धड़कन जैसे थम सी गई थी। फिर उसने एक हारी हुई टूटी हुई आवाज़ में कहा, ठीक है अम्मा, मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी। उसने फ़ोन बंद कर दिया, मगर अंदर एक ऐसा जख्म खुल गया था जो शायद कभी ना भर पाया था। सुबह की रोशनी फैल रही थी, मगर उसका चेहरा ऐसा बेनूर और वीरान था जैसे बरसों का बोझ उसके पलकों पर आ टिका हो और रूह किसी गहरी तारीख खाई में गिर गई हो। तरन्नुम बेगम के इनकार के बाद दिन गुजरने लगे। वो खुश तो थी, मगर दिल जैसे अंदर से खाली था। अलबत्ता चेहरे पर एक शाइस्ता सुकून कायम रहा। किसी को खबर नहीं होने दी कि उसके अंदर अभी अभी एक पुराना जख्म ताज़ा हो गया था। वो उसे कुछ दिनों से नोट कर रहा था। वो बात करते करते खो जाती, काम करते करते थक जाती थी। वो लॉन्च में खिड़की के करीब खड़ी थी और वो उसे देख रहा था। फिर उसकी जानिब बढ़ा, आंखों में वही नरमी, वही समझ जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा बोलती है। अगर तुम तैयार नहीं हो या चाहती हो कि हम अम्मा का इंतज़ार करें तो हम रुक जाते हैं। वो उसे मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। फजर ने लम्हा भर को पलकें झपकी, गहरी सांस ली, फिर सीधी उसकी आंखों में देखा। नहीं, वो कभी नहीं आएंगी, मैं उन्हें जानती हूँ। फिर हौले से मुस्कुराई। मैं अब अपनी ज़िंदगी उन लोगों के साथ गुजारना चाहती हूँ जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, ना कि वो जिन्होंने मुझे मोहब्बत के लिए हमेशा तरसाया। वो एतमाद से बोली तो वली के होठों पर एक मुख्तसर मगर दिल से निकला हुआ मुस्कुराहट का साया आया। अगर तुम्हें लगे कि तुम नहीं कर सकती तो तुम बता देना, हम ये शादी रोक देंगे। मुझे कोई मसला नहीं है, समझ आ गई ना? उसके गाल को सहलाते हुए हौले से कहा तो सोल में लिपटे खड़ी फजर ने इस बात में सर हिलाया।
लंच का क्या इरादा है? गहरी सांस लेते हुए उसने बात बदली। आज फलक आ रही है, मैंने बानो से कह दिया है, वो तैयारी कर लेगी। उसने भी मुस्कुराकर जवाब दिया तो वली को उसकी मुस्कुराहट पर हौसला हुआ। और फिर दोपहर ढलते ही लॉन्च में एक मुख्तलिफ सा मंजर था। लकड़ी की मेज पर लैपटॉप खुला था, चारों तरफ रंग बिरंगे कागज और कुछ सैंपल फैले हुए थे। फलक हमेशा की तरह जोश से भरी हुई फजर को मुख्तलिफ डिजाइन दिखा रही थी। देखो, ये आम सा ना हो, तुम्हारी शादी है। कार्ड ऐसा होना चाहिए कि लोगों को याद रह जाए। उसने हल्के नीले रंग के खाके की तरफ इशारा किया। फजर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ लैपटॉप स्क्रीन पर नजर डाली। वैसे सबसे पहला कार्ड किसको जाएगा? उसने चमकती हुई आंखों से पूछा। फजर ने पलकें झुकाई और फौरन जवाब दिया, रईस औरंगजेब को। फलक ने जैसे उस जवाब की पेशबीनी की, हल्का सा सर हिलाया, फिर दोबारा स्क्रीन पर डिजाइन खोला। अच्छा, मेरी बात सुनो, ये कार्ड सिर्फ प्रिंटेड नहीं होगा, ये एक कहानी सुनाएगा। देखो, सामने एक खूबसूरत लिबास तुम्हारे लिए डिजाइन किया हुआ, हैंड स्टेज और साथ एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर। वो तफसील बता रही थी। फजर ने चौंक कर देखा। टेप रिकॉर्डर? वो ज़ेरे पर बढ़ाई। फलक के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कुराहट फैल गई। हाँ, वली के लिए, जैसे कार्ड को हाथ में लेते ही लिबास तुम्हारा नुमाइंदा हो और टेप रिकॉर्डर वली का, दोनों की मौजूदगी एक साथ एक ही फ्रेम में। ये सिर्फ कार्ड नहीं होगा, ये तुम दोनों की कहानी का हिस्सा होगा। फजर की उंगलियां गैर शऊरी तौर पर कार्ड के खाके पर चलने लगी। ये वाकई मुनफरिद होगा फलक। बाहर शाम की हल्की सुनहरी रोशनी लॉन्च में उतर रही थी। मेज पर पड़े रंग, कागज और सैंपल उस रोशनी में और भी निखर रहे थे। याद रखना, ये सिर्फ शादी का कार्ड नहीं, ये ऐलान है कि तुम्हारी जिंदगी के अगले बाब का आगाज मोहब्बत से हो रहा है। वो दिलकशी से मुस्कुराई। जिंदगी में उसे किसी की शादी की इतनी खुशी नहीं थी जितनी फजर की थी। कुछ सोचते हुए उसने हाथ रोककर फजर की तरफ देखा। क्या कहती हो, कार्ड पर एक अदद छुरी या तलवार अच्छी लगेगी? उसके सवाल पर फजर खफत से मुस्कुराई। नहीं, वो मेरे हाथ में ही अच्छी लगती है। उसने गर्दन उठाकर उसी जोम से कहा तो पल भर की खामोशी के बाद लॉन्च में उन दोनों की हंसी की मधुर आवाज गूंज गई। लिफ्ट का दरवाजा एक मध्यम टन की आवाज के साथ खुला और उसने रईस हेडक्वार्टर के सबसे बालाई शीशे की दीवारों वाली मंजिल पर कदम रखा। ये वो जगह थी जहाँ से शहर कुछ दूर पाँव तले बिछा नजर आता था। ताकत और इख्तियार का एक बेरहम मरकज। वो एक सादा से स्लेटी सूट पर गहरे नीले रंग का गर्म स्वेटर पहने हुए थी। ये लिबास उसके दफ्तर की चकाचौंध और सर्द महरी के सामने एक अजीब सी सादगी का तासुर दे रहा था। लिफ्ट खुलने की गैर मुतवक्का आवाज पर रईस ने अपने सामने फैले कागजात से सर उठाया। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में कोई तासुर न उभरा, फिर जैसे ही जहन के सामने खड़ी हस्ती को पहचाना, उसका वजूद साकित हो गया। ये दूसरी बार था कि वो उसकी ज़ाती सल्तनत में यूं बिन बुलाए चली आई थी। वो उससे जितनी चाहे नफरत का ढोंग कर ले, मगर उसके अंदर कोई ऐसी ताकत जरूर थी जो उसे यहाँ आने से रोक नहीं पाती थी। फजर मराज को गेट पर रोकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। मेज के गिर्द खड़े मुराद और अरूजा भी बुरी तरह चौंके थे। उनके चेहरों पर हैरत की लकीरें उभर आई थी। अरूजा के चेहरे पर नफरत के तासुरात वाज़े हुए थे। वो एतमाद से कदम उठाती हुई आगे बढ़ रही थी। चंद लम्हे रईस उसे बस देखता रहा, जैसे वक्त थम गया हो, जैसे वो कोई ख्वाब हो जो हकीकत का रूप धार कर उसके सामने आ खड़ा हुआ हो। फिर वो चौंका और उसके चेहरे पर शदीद बरहमी के तासुरात उभर आए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो हाथ में पकड़ी पेंसिल गुस्से में मेज पर पटकता हुआ अपनी जगह से उठा और उसकी जानी बढ़ा, जबकि मुराद और अरूजा अपनी जगह मुजस्मे की तरह साकित खड़े थे। फजर की उस अचानक आमद पर उनकी हैरत अभी तक नहीं टूटी थी। मैं आपको ये देने आई थी, उसने धीमे मगर मजबूत लहजे में कहते हुए हाथ में पकड़ा खूबसूरत कार्ड रईस के सामने किया था। वो कहर भरी निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां बेइख्तियारी फैल गईं। उसका चेहरा जो गुस्से से तमतमा रहा था, फजर के चेहरे पर नजर पड़ते ही एक लम्हे को पीला पड़ गया था। उसके चेहरे की मासूमियत पहले से कहीं ज्यादा गहरी महसूस हुई। क्या है ये? उसने कार्ड को देखा, मगर उसे लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाया। आवाज में सर्द बेगानगी थी। उसने बिना कुछ कहे खामोशी से उसके पहलू से गुजरकर वो कीमती कार्ड उसकी वसी अबनोसी मेज पर रख दिया। शादी का कार्ड है। किसकी शादी? मुराद बेइख्तियार बोला था। उसके लहजे में सरीहन हैरत उभरी थी। रईस वहीं खड़ा रहा था, पैंट की जेबों में हाथ डाले। उसकी पुश्त अब उन तीनों की जानिब थी।
मैं और वली शादी कर रहे हैं। ये एक जुमला किसी हथौड़े की तरह बरसा और रईस को लगा जैसे दफ्तर की छत आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही है और उसका वजूद कुचलने के लिए पैंट की जेबों में कैद उसके हाथों की उंगलियां बेइख्तियार ही लरज उठी थी। वो शादीशुदा थे, ये हकीकत वो जानता था, मगर उसका यूं सबके सामने ऐलान सुनकर दिल में दर्द की एक तेज टीस क्यों उठी थी। मुराद हैरत ज़दा, जबकि अरूजा के चेहरे की रंगत मजीद गहरी हुई थी। उसके तासुरात सख्त और नाकाबिले फहम थे। हमें अपनी शादी रजिस्टर करवानी थी, मगर कोर्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन की जलालत से बेहतर है कि हम सबके सामने इज्जत से निकाह करें। वो आम से लहजे में आगाह कर रही थी, जैसे मौसम का हाल बता रही हो, जबकि रईस का वजूद अंदर से जज्जलों के जद में था। मुराद ने अब आगे बढ़कर मेज़ पर रखा कार्ड उठाया। वो वाकई बहुत नफासत से बनाया गया था। अरूजा ने बेसाख्ता ही पानी का बोतल उठाया और मुंह से लगा लिया, जैसे उसके हलक में कांटे उग आए हो। वो चीख भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसकी हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता था। यहाँ क्यों आई हो? इस बार रईस की आवाज़ ऊंची और खुरदुरी थी, जब्त की कोशिश में बिजी हुई। वो अपनी जगह यूं ही खड़ा रहा था, जैसे उसके पांव ज़मीन में गड़ गए हों। उसके सवाल पर फजर की आंखों में नमी की एक हल्की सी तह उभरी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से पलकों के पीछे छुपाया। आप लोगों को दावत देने, वो हौले से बोली, आवाज़ में एक मान था। और तुम्हें लगता है हमें इन फजूलियात में कोई दिलचस्पी होगी? इस बार जवाब अरूजा की तरफ से आया था। उसके लहजे में जहर भरा हुआ था। फजर ने खामोशी से उसकी बात सुनी, कहा कुछ नहीं, और फिर कदम बढ़ाती हुई वापस रईस के सामने आई। वो अब अपनी गर्दन उठाए सीधा उसे देख रही थी। फिर उसने कहना शुरू किया, मैं जब छोटी थी ना, जब से होश संभाला, हमेशा अम्मा को यही कहते सुना कि मैं अपने लिए नहीं बनी। मुझ पर सिर्फ एक इंसान का हक है, वो जो मेरी मौत है। वो उसे देखते हुए कह रही थी, उस शख्स को जो उसे नहीं देख रहा था। मुझे हमेशा ये कहा गया कि मैं किसी और के लिए पैदा हुई हूँ। हैसन आंखों में एक उम्मीद का दिया रोशन था, जबकि रईस जबड़े भींचे होठ आपस में बेबस किए यूँ खड़ा था, जैसे सांस लेना भूल गया हो, जैसे उसका दिल सीने में दफन हो गया हो। लेकिन मैंने हमेशा यही कहा कि मैं अपने लिए बनी हूँ, मगर आज मैं आपको ये हक देती हूँ कि आप मेरे सरबराह बनेंगे। बात के आखिर तक पहुँचते पहुँचते उसकी आवाज़ मध्यम, जबकि लहजा भीग गया। रईस ने बेसाख्ता उसे देखा। उसकी आंखों में शदीद हैरानी उभरी, भवें सिकुड़ गई। वो जानती भी थी वो क्या कह रही थी। मेरा कोई नहीं है सिवाय आप लोगों के, तो क्या आप अपना हक इस्तेमाल करेंगे? क्या आप एक सरबराह की हैसियत से मुझे वली को सौंपेंगे? वो क्या मांग रही थी? सामने खड़े बादशाह जैसे शख्स की टांगे लरज उठी। यूँ लगा जैसे उसके जिस्म से जान निकल रही हो। वो ना जाने किस तरह अपने पैरों पर खड़ा था। वो रईस औरंगजेब जो कभी कहता था कि उसे रुलाने और तड़पाने के सारे हकूक सिर्फ उसके पास हैं, आज वही लड़की उसे सबसे बड़ा, सबसे मुकद्दस हक सौंप रही थी। मगर कब? जब उसका अपना दिल उसी लड़की के लिए धड़कने लगा था। उसने बेसाख्ता पलकें झपकी, होठ हल्के से वाह हुए, मगर कोई लफ्ज़ अदा न हो सका। समझ नहीं आया कि सामने खड़ी फजर को क्या जवाब दें, जिसकी आंखों के पपोटे सूजे हुए थे। वो किसी बात पर रोई होगी, मगर आंसू पोंछ कर आई थी। रईस के गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। फिर एक टूटी फूटी आवाज़ बरामद हुई, तुम्हारा दिमाग ठीक है? क्या बकवास कर रही हो? वो अब उसे घूर रहा था, अपनी अजियत छुपाने की नाकाम कोशिश। मैंने बस अपने घर के सरबराह से दरख्वास्त की है। मैंने कहा था मेरे सामने मत आया करो, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। वो दोबारा रुक मोड़ गया था, बार बार पलकें झपक कर आंखें में उमड़ते तूफान को वापस धकेलने की कोशिश कर रहा था। अरूजा का चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो उस कार्ड को घूर रही थी, जिसे उसे आंखों से ही जला कर राख कर देगी। मुराद साकित खड़ा था, उस ड्रामे का एक खामोश तमाशाई। फजर की नजरें अब रईस की पुश्त पर थी। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं फिर कभी आपके सामने नहीं आऊँगी। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मैं पाकिस्तान ही छोड़ दूँगी। बस आप एक बार मेरे जाओ यहाँ से। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो दहाड़ा। उसकी दहाड़ इतनी शदीद थी कि अरूजा ने सबसे आंखें मींच ली, जबकि फजर एक पल को लरज गई, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। कमरे में एक नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी छा गई थी। वो गहरे सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने में कोशिश कर रही थी। कई सानिये गुजर गए, फिर फजर की टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी। आंखें अब नम हो चुकी थी। अम्मा ने भी इनकार कर दिया था, मगर उसे रईस से ज़्यादा उम्मीद थी। अम्मा ने आने से मना कर दिया है। वो कहती हैं मैं एक बोझ हूँ, वो मुझसे नफरत करती हैं। मैं आज तक समझने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इतनी नफरत क्यों मिली। उसकी उम्मीद भरी निगाहें रईस की पुश्त पर जमी थी, जैसे पत्थर से पानी निकालने की कोशिश कर रही हो।
वो उसकी निगाहों की तपिश अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। मैंने 26 साल उनकी नफरत देखी है, मगर मैं 26 दिन भी अब उनकी नफरत नहीं देख सकती। वो अजियत भरे लहजे में बोली, क्या आप मेरी एक बात का मान नहीं रख सकते? क्या आप चंद पलों के लिए मेरे सरबराह नहीं बन सकते? उसका कोई भी नहीं था, ना बाप, ना भाई, ना कोई चचा ताया जो उसके निकाह में उसका वली बनकर उसे वली के सुपुर्द करता। एक आखिरी उम्मीद वो शख्स था जिसने उसे जीना सिखाया था और मरना भी। उसकी आंखों के सामने बस स्टॉप का वो मंजर घूम गया जब रईस उसे पहली बार मिला था। वो उसके साथ बैठा उसे एक नए कठिन सफ़र के लिए तैयार कर रहा था। वो साथ बैठकर उसे उस कठिन सफ़र के लिए तैयार करे। मैं बस चाहती हूँ कि जब मैं ये नया सफ़र शुरू करूँ तो आप मेरे साथ हों, आप मेरे साथ बैठे हों, आप मेरी हिम्मत बने, आप मेरा हौसला हों। उसे किन कांटों भरे रास्तों पर घसीटना चाहती थी? क्या उसे उसका अंदाज़ा था? मैंने तुम्हें ऑप्शन दिया था कि किसी एक को चुनो। वो एक झटके से पलटा। फजर के लब का पपा रहे थे। वो अब भी कहर भरी नज़रों से उसे घूर रहा था। आपकी ही बात मानी है मैंने पहचान चुनी है, वो हिम्मत करके बोली। नजरें रईस के चेहरे पर थी। फजर की बात सुनते ही उसके चेहरे पर इस्तज़ाइया उभरा। मैंने कहा था हमारा पीछा छोड़ दो, वली को छोड़ दो। नहीं छोड़ सकती, मैं अपना घर नहीं छोड़ सकती बिग बी। एक पल के लिए भी नजरें उसके चेहरे से नहीं हटाई। पता नहीं उसे ये शख्स इतना अजीज क्यों था। और तुम्हारी सल्तनत, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें? वो एक आबरू उठाए तंजिया लहजे में बोला। और तुम्हारी सल्तनत, उसकी परवाह नहीं है तुम्हें? वो एक आबरू उठाए तंजिया लहजे में बोला। वली पर ऐसी 1000 सल्तनतें लुटा सकती हूँ और आपके एक इशारे पर ऐसी 1000 खड़ी कर सकती हूँ। हुक्म करें। वो साकित रह गया। फजर मराज ने उसे आज फिर लाजवाब कर दिया था। वो पूरे अज़म से उसके सामने खड़ी थी। उसने झुकना नहीं सीखा था और वो उसे झुका कर क्या कर लेता। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, उसके अज़म को जांचता रहा। फिर उसकी सर्द आवाज़ उभरी, दफ़ा हो जाओ। फिर से रुख मोड़ लिया। फजर का चेहरा एक पल को सुर्ख पड़ा। मैं इंतज़ार करूँगी। वो ढीठ था तो वो महाढीठ। ये ढीठपन उसी ने सिखाया था। मैंने कहा जाओ यहाँ से, वो जब्त शुदा लहजे में दहाड़ा। फजर के अगले अल्फाज उसके लबों में ही दम तोड़ गए थे। उसने एक खाली शिकस्त खुर्दा नज़र मुराद पर डाली। मुराद ने फजर की हैज़ल आंखों में टूटे ख्वाबों का अक्स देखा, मगर वो उसके आगे खड़े रईस को भी चुपचाप बिखरते हुए देख रहा था। चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो धीरे से मुड़ी और उसी रास्ते पर वापस चल पड़ी जहाँ से आई थी। उसके कदमों में अब वो एतमाद नहीं था, सिर्फ एक गहरी थकन थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और वो उसमें दाखिल हो गई। दरवाज़ा बंद होने से पहले उसने आखिरी बार उस दफ्तर को देखा जहां उसकी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। उसके जाने के बाद दफ्तर में एक भयानक गला घोट देने वाली खामोशी छा गई। ऐसा सकूत कि जैसे कायनात ने सांस लेना छोड़ दिया हो। रईस को अपना दिल सीने में नहीं, कानों में धड़कता महसूस हो रहा था। हर धड़कन एक हथौड़े की ज़रब थी जो उसकी समातों पर पड़ रही थी। अरुजा मेज़ पर दोनों हाथ जमाए झुकी हुई थी। उसका सारा वजूद काँप रहा था। वो खुद पर जब्त करने की एक शदीद नाकाम कोशिश कर रही थी। फिर वो एक झटके से सीधी हुई। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। आंखें शीशे की मानिंद बेजान थी। बिना एक लफ्ज़ कहे वो तेज कदमों से रईस और मुराद के दरमियान से गुजरती हुई लिफ्ट की जानिब बढ़ी। उसकी कोट शूज़ की तीखी टक टक की आवाज़ उस भयानक खामोशी को चीर रही थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। वो अंदर दाखिल हुई और टन की एक हतमी आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो गया। इस आवाज़ के साथ ही जैसे दफ्तर में मौजूद ऑक्सीजन भी ख़त्म हो गई। एक बार फिर वही गहरी नाकाबिले बर्दाश्त खामोशी छा गई। वो वहीं खड़ा रहा जैसे वक्त और वजूद के एहसास से आरी एक पत्थर का मुजस्मा बन गया हो। रईस, मुराद ने आहिस्ता से पुकारा। वो उसकी जानिब बढ़ा। उसके कदमों की आहट भी उस सन्नाटे में गूंज गई। वो अपने दोस्त की हालत समझ सकता था, उसकी असियत को महसूस कर सकता था, मगर रईस यूं ही खड़ा रहा, बेहिस्सो हरकत। रईस, इस बार मुराद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उस लम्स में एक अपनाइयत थी, एक हकीकत थी जिसने उसे ख्वाब गफलत से झंझोड़ दिया। वो जैसे होश में आया, उसने धीरे से रुख मोड़कर मुराद को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, नफरत नहीं थी, सिर्फ एक जलती हुई बेकरार असियत थी, जैसे किसी ने उसकी रूह को आग लगा दी हो। ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है मुराद, कैसे? आवाज़ टूटी हुई थी। उसमें असियत के साथ साथ एक भीगापन भी था, जैसे सालों से रोके हुए आंसू आज रास्ता मांग रहे हों। मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म वो कैसे कर सकती है? उसके हलक में आंसू का एक गोला अटक गया।
तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मुराद ने नरमी से कहा। तुम खुद को ये तकलीफ मत दो। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है मुराद? वो एक कदम आगे बढ़ा और टूटे हुए इंसान की तरह अपना सर मुराद के कंधे पर टिका दिया। उसके मजबूत वजूद का सारा भार जैसे मुराद पर आ गया हो। ये वो रईस औरंगजेब नहीं था जिसे दुनिया जानती थी, ये वो रईस औरंगजेब था जिसे सिर्फ मुराद आलम जानता था। इस मंजर को देखकर, उसे यूं बिखरते देखकर मुराद की आंखों में भी पहली बार नमी की एक तह उभरी। पसंदीदा औरत बर्बाद ना कर दे तो पसंदीदा कैसी? और सितम ये था कि वो तो जानती भी नहीं थी कि वो पसंदीदा थी, वो तो उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ मुराद के कंधों में घुट रही थी। काश काश उस लम्हे उसे एहसास होता कि यही अजियत, यही बेरहमी उसने खुद कई बार फलक के वजूद में उतारी थी। मगर इंसान अक्सर अपने किए जुल्म उस वक्त तक नहीं देख पाता जब तक वो खुद उसका शिकार न हो जाए। किस्मत मेरे साथ ऐसा खेल कैसे खेल सकती है? वो टूट रहा था लम्हा बलम्हा, रेजा रेजा, मगर वो टूट नहीं सकता था, वो बिखर नहीं सकता था। तुम्हारे पास इख्तियार है रईस, मुराद ने उसे खुद से अलग करते हुए उसके शानों को थाम कर झिंझोड़ा, जैसे उसे उसकी ताकत याद दिला रहा हो। तुम भूलो मत कि तुम कौन हो, तुम्हें इस अजाब से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, मत जाओ। उसने सर उठाकर मुराद की आंखों में देखा। उसकी अपनी आंखें सुर्ख अंगारों की मानी देख रही थी, मगर उनमें एक अजीब सी शिकस्त खुरती थी। उसने एक लंबी कांपती हुई सांस ली। उसने मुझसे मेरा इख्तियार छीन लिया है। उसकी आवाज़ अब पुरसकून थी, मगर ये तूफान से पहले की खामोशी थी। उसने रईस औरंगजेब को नहीं बुलाया, उसने अपने सरबराह से मान रखा है। एक तल्ख मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। मैं ना गया तो गिर जाऊंगा, मैं गया तो मर जाऊंगा। जिस दिन फजल ने अपनी शादी का बाकायदा ऐलान किया, उस दिन से मनार फैशंस की दुनिया में जैसे खुशियों का एक तूफान आ गया था। व्हाट्सएप ग्रुप्स मुबारकबाद के पैगामात से भरे हुए थे और हर मुलाजिम के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे ये उनके अपने घर की तकरीब हो। ये कोई आलिशान दिखावे की शादी नहीं थी, बल्कि एक मुख्तसर और पुरवकार निकाह की तकरीब थी, जिसमें सिर्फ चंद खास लोग और मनार फैशंस का पूरा स्टाफ मौजूद था। फजल के लिए उसके मुलाजमीन सिर्फ मुलाजमीन नहीं, उसके सफ़र के साथी थे, उसकी कामयाबी के गवाह थे। घर के लॉन्च में एक खूबसूरत और भरपूर मंजर था। फलक और बानो भाग भाग कर काम कर रही थी। एक कोने में फूलों वाले से बहस हो रही थी तो दूसरे कोने में मुलाजमीन वाले को हिदायत दी जा रही थी। हवा में मोतियाँ और गुलाब की हल्की मिलीजुली खुशबू रची बसी थी। मेज़ पर अब भी शादी के कार्ड का सैंपल पड़ा था, मगर अब उसके इर्द गिर्द रंगीन दुपट्टों और गोटे किनारे के थान बिखरे हुए थे। फिजा में कहकों, बातों और खुशी की एक मुसलसल सरगोशी मौजूद थी, मगर उन सब आवाज़ों के बीच सोफे पर बैठी फजर की मुस्कुराहट कुछ अधूरी सी थी। वो सबको देखती, उनकी खुशी में शामिल होने की कोशिश करती, मुस्कुराती, मगर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी ठहर चुकी थी। एक ऐसी उदासी जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। ये खुशी उसने खुद चुनी थी, मगर उस खुशी में उसके अपनों का साया तक न था। यही एहसास उसके दिल पर बोझ बनकर बैठ गया था। तभी दरवाज़ा खुला और एक ताज़ा हवा के झोंके की तरह 15 साला रूही अंदर दाखिल हुई। उसने शौक गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था और उसके चेहरे पर जिंदगी की तमाम तर अनाइयाँ मौजूद थीं। उसकी आंखें शरारत से चमक रही थी। हम तो भाई की शादी की तैयारियों का सोच रहे थे और यहाँ तो आपने ही मैदान मार लिया फजर आपी। वो सीधा फजर के पास आई और उसके गले लग गई। उसकी बात पर पूरे लॉन्च में एक कहका बुलंद हुआ था। फजर भी हंस पड़ी और ये उस पूरे दिन में शायद उसकी पहली हकीकी मुस्कुराहट थी। रूही की मौजूदगी में एक ऐसी तवानाई थी जो किसी को भी उदास रहने नहीं देती थी। अब क्या करे रूही, कुछ लोगों को बहुत जल्दी होती है, फलक ने शरारती अंदाज में कहा। सही कहा फलक आपी, वैसे एक लतीफ़ा सुनाऊं? उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखें घुमाई। इजाज़त का इंतजार किए बगैर शुरू हुई। एक बार एक शौहर ने बीवी से कहा, अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या तुम दूसरी शादी कर लोगी? बीवी बोली, बिल्कुल नहीं, मैं अपनी बहन के साथ रहूंगी। फिर बीवी ने पूछा, और अगर मुझे कुछ हो गया तो? शौहर ने फौरन जवाब दिया, तो मैं भी तुम्हारी बहन के साथ ही रहूंगा। लॉन्च में चंद लम्हे खामोशी छाई रही। फिर फलक, फाखरा और बानो का कहका बेसाख्ता उभरा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इन मोहतरमा के शोहर को इनके सामने कुछ नहीं दिखता। फलक के अगले तबसरे पर फजर का चेहरा फिर से सुर्ख पड़ा। यह एक खुशगवार दिन था। रूही की यही खासियत थी,
उसने इस बीमारी को अपनी जिंदगी की उम्मीद पर कभी हावी नहीं होने दिया था। अब वो फजल से चिपकी बैठी थी। वो खुश थी, वाकई बहुत खुश थी, मगर जब भी उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती एक अनजानी सी उम्मीद दिल में सर उठाती थी और फिर मायूस होकर दम तोड़ देती थी। न अम्मा आएंगी और न ही वो रूही के कहकों में शामिल थी, मगर उसकी आंखें बार बार भीग जाती। ये खुशी एक खूबसूरत ख्वाब जैसी थी, पर उस ख्वाब में दो चेहरों की कमी उसे हर लम्हे महसूस हो रही थी। ये एक ऐसी जीत थी जिसका जश्न मनाते हुए भी वो अंदर ही अंदर हार रही थी। फार्म हाउस के सुनहरी गेट पर खड़े वो बुकिंग के कागजात संभाल रहा था। कभी मैनेजर से सजावट के रंगों पर बात करता, कभी फूड मेन्यू की फहरिस्त चेक करता। साथ खड़ा फखर उसकी मदद कर रहा था, मगर जिम्मेदारी का बोझ फिर भी वली के कंधों पर था। आलमगीर खानदान में से फलक और फखर के सिवा कोई उसके करीब न आया था। यहाँ तक कि वो पहला दूल्हा था जिसे शादी की हर तैयारी अपने हाथों से करनी पड़ रही थी। मेहमानों की फहरिस्त, बुकिंग, कपड़ों का इंतखाब, हत्ता के फूलों की डिज़ाइनिंग तक। फार्म हाउस की राहदारी में रोशनी की जर्द किरणें फैली थीं। गेट के बाहर हल्की हवा चल रही थी। उसने आखिरी दस्तखत किए और फखर के साथ बाहर निकल आया। दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि सामने से एक मानूस सी परछाई उभरी। वो मुराद था। कदमों में ठहराव लिए, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी और आंखों में गहरी मुस्कुराहट जो कभी कभी दूसरों के हौसला देती थी। वली कदम रोककर वहीं रुक गया। मुराद ने भी कदम रोक लिए। चंद लम्हे बस दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे उन लम्हों में सब कुछ कह देना चाह रहे हों मगर अल्फाज ना पा रहे हों। फिर मुराद आगे बढ़ा और उसे मजबूती से गले लगा लिया। मुबारक हो छोटे। रईस का दुख अपनी जगह था, मगर वो उसके लिए भी अजीज था। वली के चेहरे पर इस पूरे अरसे में पहली बार एक मुस्कुराहट उभरी, फीकी सी, थकी हुई, मगर फिर भी मुस्कुराहट। मुझे लगा था बिग बी आपको भी नहीं आने देंगे, वली ने धीरे से कहा। मुराद ने हौले से हंसा और उसके कंधों पर हाथ रख दिया। अभी तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम खुश नसीब हो, तुम्हें मोहब्बत मिल गई। मुराद की बात पर वो फीका सा हंस दिया। उसकी कत्थई आंखों में न जाने कितनी कहानियां छुपी थी। उसे मोहब्बत मिली नहीं थी, उसने कमाई थी, और वो भी किन किन अजियतों, महरूमियों और तानों के बदले। ये कोई नहीं जानता था, कोई भी नहीं। उसकी आंखों में छुपी कहानियां यहाँ कोई नहीं जानता था। कुछ देर बाद गाड़ियाँ सड़क की धुंधली रोशनी में धीरे धीरे जा रही थीं। हवा में एक अजीब सा सकूत था, जैसे वक्त रुककर तमाशा देख रहा हो। निकाह की तकरीब में सिर्फ 3 दिन बाकी थे। 3 दिन बाद क्या होगा ये किसी को मालूम न था, शायद खुद वक्त को भी नहीं। मेहंदी की रात का कोई बाकायदा एहतमाम नहीं था, ना लोग, ना कोई दिखावा। घर का लॉन्च एक सादा मगर पुरसकून तकरीब का मंजर पेश कर रहा था। वो हल्के रंग के एक आम से सूट में मलबूस सोफे पर खामोशी से बैठी थी। बानो हमेशा की तरह फुर्तियों से काम में लगी हुई थी, जबकि फलक ने अभी अभी उसके हाथों पर मेहंदी लगाई थी। कोई भारी भरकम बैल बूटे नहीं थे, बस उसकी साफ शफाफ हथेली की पुष्ट पर मेहंदी का एक सादा सा गोल टिक्का बना दिया था। उस सादगी में भी वो एक अजब हुस्न था, जब उसकी खाली हाथों पर निहायत खूबसूरत लग रहा था। जब से फलक यहाँ आई थी, उसने वली को घर से निकाल कर बाहर कर दिया था। उसका असूल था कि दूल्हा शादी से पहले दुल्हन से नहीं मिल सकता। चुनांचे वो बेचारा आजकल फाखरा के घर पर मेहमान बना हुआ था। एक अजीब सा दूल्हा था जो अपनी ही शादी में घन चक्कर बना हुआ था। सबसे पहले सफदर की वालदा ने आगे बढ़कर फजल के हाथ में मेहंदी लगाई और दुआएं दी थी। सफदर की पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी और वो खुद भी आया था। सफ़ेद शलवार कमीज में वो बावकार लग रहा था। गुजरे सालों ने उसकी शख्सियत में एक संजीदा निखार पैदा कर दिया था। अपनी बारी आने पर वो धीरे से चलता हुआ सोफे पर उसके करीब आ बैठा। सामने मेज पर मेहंदी का प्याला रखा और फजल की हथेली पर फाखरा और आंटी का रखा हुआ एक नोट मौजूद था, जिसमें से मेहंदी का एक छोटा सा निशान लगा था। उनके सामने दो जानों बैठी रूही अपने मोबाइल फ़ोन से ये सारा मंजर फलमा रही थी। तुम हमेशा मेरे साथ ज़्यादती करती हो। मेरी शादी 1 हफ्ते बाद है और तुमने पहले ही सारी लाइमलाइट लूट ली। वो मसनूई खफगी से बोला तो फजल के लबों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। मेरी शादी तुम्हारे बाद होती तब भी मैं ही सारी लाइमलाइट लूटती, नरगसी आदमी। सालों बाद उसने उसे इस नाम से पुकारा था। सफदर के दिल में एक अजीब सा एहसास उठा। वो उस तकरीब में आना नहीं चाहता था, मगर फिर खुद को रोक भी नहीं पाया था। उसने मेहंदी की एक पतली सी लकीर उसके हाथ पर रखी, फिर रिवायत के मुताबिक
तेल के चंद बूंद उसके बालों में लगाए और उठ खड़ा हुआ। वो चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि न जाने क्या सोच कर रुक गया। फिर वो पलटा और उसे देखा, जो अपनों की बेरुखी पर अंदर से टूट चुकी थी मगर मजबूती से बैठी थी। फिर उसका हाथ बेइख्तियार ही उठा और धीरे से फजर के सर पर आ ठहरा। वो साकित रह गई। उसके लम्स में एक ऐसी अपनायत थी जिसकी उसे तवक्को नहीं थी। उसने चेहरा उठाकर शदीद हैरानी से सफदर को देखा। तुमने कहा था तुम भाई नहीं बनाती, और मैंने कहा था कि मैं बन जाता हूँ। वो इस कदर गहरी संजीदगी से बोला कि फजर के पास कहने को कुछ न बचा। वो बस उसे देखते रह गई। फिर उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वैसे तो डायना को दुआ की ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मैं कहूँगा कि अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। वो दोनों हम उम्र थे, मगर आज पहली बार फजर को महसूस हुआ था कि कभी कभी एक मर्द का सिर्फ मर्द होना ही काफ़ी होता है। उसका साथ, उसका सहारा, उसकी मौजूदगी। पिछले 8 सालों से वो साथ थे। यूनिवर्सिटी में एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते थे। जंगली बिल्लियों की तरह एक दूसरे से लड़ते थे, और देखते ही देखते वक्त ने कैसी करवट ली थी कि आज वही शख्स उसके सर पर एक भाई की तरह हाथ रखे खड़ा था। ये एहसास बहुत कीमती था, इतना कीमती कि उसकी आंखों के किनारे भीग गए थे। वो उसे कोई जली कटी सुनाए या तंज करने के बजाय बेइख्तियार ही खुलकर हंसी। एक साफ, शफाफ और मुद्दतों बाद आई हकीकी हंसी जो सीधे उसके दिल से निकली थी। रात का सुकून पूरे घर में छाया हुआ था। मेहमान वापस जा चुके थे और लाउंज में खामोशी और खाली सोफे की गूंज के सिवा कुछ बाकी न रहा था। फलक और बानो थक हार कर सोफे पर लेटी हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे वो पहरा देने की जिम्मेदारी से मुतमईन होकर खुद भी ख्वाबों की दुनिया में गर्क हो गई हों। वो दोनों जानबूझकर वहाँ पड़ी थी ताकि फजर कहीं बाहर न निकले और वली अंदर न आए। फलक जालिम समाज की तरह सख्ती से अपने फ़राइज़ निभा रही थी, मगर थकन की शिद्दत ने उस पर गलबा कर लिया था। जबकि फजर की आंख जाग रही थी, नींद उसे बीच में ही छोड़ गई थी। जहन उलझाया हुआ था, हर लम्हे की असरात में खोया हुआ। उसके हाथों पर लगी मेहंदी खुश्क हो चुकी थी। वो अपनी हथेलियों को गौर से देखती हुई उठ खड़ी हुई थी। दुपट्टा संभाला और ऊपर अपने कमरे की जानी पड़ गई। कदम धीरे थे, थकन से भरपूर। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा और दरवाज़ा बंद किया, एक धीमी मगर घुटी हुई आवाज़ उसके साथ कमरे की हवा कानों में गूंजी। हेलो जानम। वो लम्हा फजर के दिल को यूं हिला गया जैसे अचानक रोशनी अंधेरे में फूट पड़ी हो। दिल उछलकर हलक में आ गया। वो खिड़की के करीब रखे सोफे पर बैठा था। डरा दिया मुझे, उसने खफगी से कहा। नजरें वली पर जमाई। दिल धड़कन को हर लफ्ज़ के साथ महसूस किया जा सकता था। उसने एक नज़र फजर पर डाली, फिर उठकर कदम बढ़ाए खामोशी के साथ उसके करीब पहुंचा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? धीमे लहजे में पूछा, मगर चेहरे की सुर्खी और दिल की तेज धड़कन उसके खौफ और कशिश को जाहिर कर रही थी। वो घबरा रही थी। मैं अपनी दुल्हन देखने आया हूँ। लहजा पर एतमाद था, मोहब्बत और एहतराम से भरपूर। फजर का चेहरा गुलाबी हो गया। वो उसे पुरशौक निगाहों से देखे जा रही थी। अंदर कैसे आए? खिड़की तो बंद थी। हैरानी से इस्तफसार किया। विलियम जोसेफ पैलेस की दीवारें नहीं रोक पाई, ये तो फिर खिड़की है। इन्हीं हरबों से वो पहले से फरार होता था। अब वो इसके सामने खड़ा था। उसकी नज़रें फजर के चेहरे पर जमी थी। साफ और बेदाग चेहरा, हल्के खुले बाल, मेहंदी की खुशबू की नरम लहरें, सब कुछ उसकी रूह को छू रहा था। ये सब बहुत खूबसूरत था। फिर वो धीरे से बोला, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये सुनते ही फजर को जैसे एहसास हुआ। वो ठिठकी और झट से घूंघट उठाकर चेहरे पर डाल लिया। वो उसकी इस हरकत पर हैरान हुआ। वो अब रुक मोड़ कर खड़ी थी। फलक ने कहा था शादी से पहले तुम मुझे नहीं देख सकते। वो पहले हंसा, फिर कदम बढ़ाकर उसके कंधों से थामते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया, एक हल्की मगर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट के साथ। मैं तो देखूंगा। घूंघट के अंदर से उसकी नजरें फजर के चेहरे का तवाफ कर रही थी। पहले मुंह दिखाई। उसने झट से अपना हाथ आगे फैला दिया। उसने एक नज़र फजर के फैले हुए हाथ को देखा और फिर मोहब्बत से उसे थाम लिया। क्या चाहिए? वो उसे देखते हुए पूछ रहा था। क्या दे सकते हो? उल्टा सवाल आया। चेहरा अभी भी छुपा हुआ है, मगर इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। वो ये सुनकर साकित रह गई। उसके चेहरे की वजह से सब उसे मारना चाहते थे। उस चेहरे को मलून करार दिया गया था। ये नक्श नफरीन था। सिर्फ ये शख्स था जिसने ये इस चेहरे को मोहब्बत से कबूल किया था। उसकी मौजूदगी, उसकी कुर्बत और उसके बेतकल्लुफ़ अंदाज, सब कुछ एक लम्हे में फजर के दिल को छू गया। वो वाहिद था जो उसके जज्बात और वजूद को इतनी शिद्दत से महसूस करता था, इतनी ईमानदारी से।
वो दोनों एक दूसरे के करीब खड़े थे, खामोशी में हर एहसास और हर लफ्ज़ के बगैर बात कर रहे थे। रात की चुप, कमरे का सकूत और मेहंदी की खुशबू, सब कुछ इस लम्हे को लाजवाब और यादगार बना रही थी। तुमने मेरा नाम नहीं लिखवाया? उसने फजर के हाथ को देखते हुए हैरत से पूछा। ये सुनते ही फौरन उसने घूंघट उठाया, चेहरा वाज़ेह हुआ। वली की नज़रें उठी और फिर उसके चेहरे पर ठहर गईं। तुम्हें नाम भी चाहिए? वो अब परेशान हुई, खाली हथेली को देखा। ऑफ कोर्स, वो जताते लहजे में बोला। मुझे मेहंदी नहीं पसंद, मैंने तुम्हारे लिए लगवाई है। उसने अपनी हथेलियों की पुष्टि दिखाई, जहाँ सिर्फ गोल टिक्कियाँ बनी थी, लेकिन हेजल आंखों में उलझन उभरी थी। लेकिन मुझे तो नाम भी चाहिए, वो शरारत छुपाए कह रहा था। अच्छा, मैं मेहंदी लेकर आती हूँ। वो हाथ छुड़ाकर जाने लगी, मगर उसने शरारत से वापस खींच लिया। बाद में लिखवा लेना, अभी मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी हैं। उसने फजर का थामा हुआ हाथ ऊपर उठाया और उसके सर से गुजारते हुए उसे हल्का सा घुमाया। वो हंस दी। तुम्हें क्या बनना पसंद है, मिसिस जोसेफ या मिसिस औरंगजेब? फजर के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने हाथों में लिए पूछा। वो अब सोफे पर बैठे थे। शोहर तुम हो तो सरनेम से फर्क नहीं पड़ता। उसने रुख मोड़कर वली को देखा। यहाँ वो मिसिस औरंगजेब कहलाई जाती और स्कॉटलैंड में मिसिस जोसेफ, उसे दोनों कबूल थे। इससे पहले वो कुछ कहता, वो बोल पड़ी। अब तुम्हें जाना चाहिए, फलक उठ गई तो गुस्सा होगी। तुम्हें फलक की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? वो जालिम समाज बन गई है। वो हैरान हुआ। वहाँ स्कॉटलैंड में बैठे तमाम अफराद मुझे गालियाँ दे रहे हैं। उन्होंने मुझे दुल्हन लेने भेजा था और मैं यहाँ दोबारा शादी कर रहा हूँ। मेरा भी तो सोचो, मैं इतना कुछ अकेले सह रहा हूँ। वो सही फंसा था। वो उसकी बेचारगी पर फिर से हंसी। इससे पहले कोई कुछ कहता, बाहर से आहट की आवाज़ उभरी। वो एक झटके से उठ खड़ी हुई, चेहरे पर घबराहट उभरी। मुझे लगता है फलक उठ गई, प्लीज़ तुम जाओ, उसने वली को खींचकर उठाते हुए कहा। अरे अरे, मैं गैर नहीं हूँ, शोहर हूँ, मैं तुमसे मिल सकता हूँ। वो अड़ गया। कल मिल लेना, उसे खींचते हुए खिड़की की जानिब धकेला। ये ज़्यादती है बेगम, वो मसनूई खफगी से बोला और फिर खिड़की को खोलकर बाहर कूद गया। वो धक से रह गई। खिड़की से झांक कर देखा तो वो नीचे लॉन में खड़ा था, हाथ हिलाते हुए गेट की जानिब बढ़ रहा था। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो झटके से पलटी। फलक का चेहरा सामने आया। क्या हुआ, तुम उठ क्यों गई? उसने खुद पर काबू पाते हुए पूछा। चेहरा सुर्ख हो रहा था। मुझे बोलने की आवाज़ें आई, उसने मशकूक अंदाज में नजरें चारों जानिब फैलाई। वो मैं कॉल पे थी, उसने बहाना बनाया। फलक ने सर से पांव तक उसे देखा। वो घबराई हुई सी, ख्वाबनाक लग रही थी। खिड़की क्यों खुली है? आबरू उचकाते पूछा। हाँ, वो घबराहट हो रही थी। उसने बेसाख्ता खिड़की बंद की। इतनी सर्दी में? हैरानी से पूछा। हाँ। क्या वली आया था? अब की बार लहजा जरा सख्त था। नहीं, वो क्यों आएगा? फजल ने खुद पर काबू पाते हुए जवाब दिया। ये भी है, वो क्यों आएगा? उसने समझते हुए अस्पात में सर हिलाया, जबकि होठों की मुस्कुराहट छुपी रही। वैसे अब तुम्हें सो जाना चाहिए, काफ़ी रात हो चुकी है। हाँ, मैं बस चेंज ही करने जा रही थी, वो तेजी से कहते हुए बाथरूम की जानिब भागी थी, जबकि फलक उसकी हरकतों पर बेसाख्ता हंसी। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पागल, वो बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गई थी, लेकिन चेहरा पर मुस्कुराहट थी। जोसेफ की औलाद उसके कड़े पहरे के बावजूद भी अपनी दुल्हन देख गया था। शाम गहरी होकर रात के सियाह मखमल में ढल चुकी थी। फार्म हाउस के वसी और अरीज लॉन में रोशनियों के सैलाब में नहाया हुआ था। यूँ लगता था जैसे आसमान से सारे सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। सफ़ेद और सुनहरे रंगों के इम्तिजाज से की गई सजावट में नफासत और वक़ार था। हवा में ताज़ा मोतियाँ और सफ़ेद गुलाब की भीनी भीनी खुशबू रची हुई थी, जो माहौल को मज़ीद मशहूर कुन बना रही थी। मगर हॉल के अंदर का मंजर इस ज़ाहिरी चकाचौंध के बरक्स था। जगमगाते फानूसों तले बैठे मेहमानों के चेहरों पर अब खुशी से ज़्यादा थकावट और बेजारी के आसार नुमाया थे। निकाह का मुकर्ररा वक्त गुजरे घंटों बीत चुके थे। धीमी सरगोशियाँ अब वाज़े चमकोइयों में बदल चुकी थी। निगाह ख्वाह भी बेचैनी से बार बार अपनी घड़ी देख रहा था और उन सबसे बेनियाज स्टेज पर रखी कुर्सी पर वो बैठी थी, सुर्ख लिबास वाली दुल्हन, जिसकी हैजल आंखें साकित व जामिद हॉल के दाखिली दरवाजे पर जमी थी। वो अपने सरबराह का इंतजार कर रही थी। कई घंटे गुजर गए थे, मगर वह अपनी जिद पर कायम थी। वो बुद्ध बनी बैठी थी, एक खूबसूरत सजा सवरा बुद्ध, जिसे देखते रहने को दिल चाहता था, मगर जिसकी खामोशी में एक तूफान कैद था। लोगों की बढ़ती हुई बातें फलक के कानों में सीसा उंडेलने लगी थी। वो मजीद बर्दाश्त न कर सकी और उसकी जानी बढ़ी।
वो नहीं आएंगे फजर, बहुत देर हो गई है। उसने झुककर उसके कान में सरगोशी की थी। सफ़ेद फ्रॉक पर सुर्ख वेलवेट की शॉल और एक जानिब गिराए वो किसी मुसव्वर का शाहकार लग रही थी, मगर उस वक्त उसके चेहरे पर अपनी दोस्त के लिए गहरी तशवीश थी। वो आ गए तो? फजर ने आहिस्ता से चेहरा उठाकर फलक को देखा। उसकी आवाज़ में सवाल से ज़्यादा एक यकीन था। सुर्ख रंग का उसका लहंगा देखने से ताल्लुक़ रखता था। पैरों तक आती लंबी कमीज और नीचे घेरदार लहंगा, हथेलियों की पुष्ट पर मेहंदी की गहरी सुर्ख रंगत, खुले बाल जिन्हें नफासत से पीछे किया गया था, बारीक सा नेकलेस, कानों में चमकते स्टड्स और उसकी पेशानी पर चमकती एक नन्ही सी बिंदिया। ऐसी दुल्हन फलक ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसकी रिवायती सुर्ख रंगत में भी एक जदीद और मुनफरिद शान थी। जब उसने फजर को तैयार देखा था तो जाने कितनी ही बलाएं ले डाली थी। हॉल के दूसरे कोने में खड़ा वाली बेचैनी से किसी को फ़ोन मिला रहा था। सफ़ेद शेरवानी ने उसके मगरबीपन को वाज़ेह कर दिया था। उसके कत्थई बाल, कत्थई रोशन आँख और चेहरे पर कत्थई हल्की दाढ़ी उस सफ़ेद लिबास में मज़ीद नुमायाँ हो रही थी। लोग कभी दुल्हे की बेचैनी को देखते तो कभी दुल्हन के सब्र को, और ये फैसला ना कर पाते कि दोनों में से ज़्यादा हसीन कौन लग रहा था। फजर का अटल यकीन देखकर फलक बेबसी से असबात में सर हिलाती एक जानिब हो गई। उसने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर मिलाया, रईस औरंगज़ेब का नंबर। बार बार बेल जाने के बावजूद कॉल नहीं उठाई गई तो उसने कपकपाती उंगलियों से एक पैगाम टाइप किया। उसे रुस्वा मत होने दीजिएगा, प्लीज़ आ जाएं। काश वो आ जाता, काश वो उसकी उम्मीद का मान रख लेता। दूसरी जानिब रईस हेड ऑफिस के सर्द शीशे की दीवारों वाले कॉन्फ्रेंस रूम में वही पैगाम मोबाइल स्क्रीन पर रोशन था। रईस खाली निगाहों से उसे देख रहा था। वो जाना नहीं चाहता था। वो यूं पुरसुकून बैठा था जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सिर्फ वो जानता था कि उसका सुकून कब का बर्बाद हो चुका था। अरुजा उसके दाएं जानिब बैठी कुछ तफसीलात बता रही थी, जबकि खिड़की के करीब खड़ा मुराद फ़ोन पर बात कर रहा था। दूसरी जानिब वली था। उन्हें कहे प्लीज़ आ जाएं, बस एक बार। उसकी आवाज़ में इल्तिजा थी। वो फजर को मज़ीद टूटते हुए नहीं देख सकता था। तरन्नुम बेगम के बाद अब रईस नहीं। चंद लम्हे गुजरे, 1 2 3, और फिर वो एक झटके से खड़ा हुआ। उसके यूं अचानक उठने पर तफसीलात बताती अरुजा खामोश हो गई। उसने रईस को देखा, जिसकी आंखों में नाकाबिले फ़हम खालीपन था। वो खुद को काम में मसरूफ़ रखकर उस शादी के ख्याल से भागने की कोशिश कर रही थी, मगर नाकाम हो रही थी। इससे पहले कि रईस कुछ कहता, मुराद पलटा। क्या तुम चलोगी रोज़? उसने सीधा अरुजा से पूछा। अरुजा ने एक गहरी सांस ली और लैपटॉप की स्क्रीन बंद कर दी। इस सल्तनत के बादशाह भी आप हैं और इस घर के सरबराह भी आप। राया का ख्याल रखना और अपनों का मान रखना आप पर फ़र्ज़ है, मुझ पर नहीं। उसकी नज़रें रईस पर थी। आप जाएं, मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। वो उठकर खड़ी हुई और अपना लैपटॉप उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। रईस ने मुराद की तरफ देखा, जिसने सिर्फ असबात में सर हिलाया। वो जानता था अब उसे जाना ही होगा। दूसरी जानिब हॉल में अब तकरीबन मायूसी का आलम था। फलक की आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ रही थी। फजर अब भी उस तरह दरवाजे को तक रही थी, मगर उसकी पलकें भीगने लगी थी। और फिर हॉल के देवकामत चौबे दरवाजे के चरचराहट के एक गहरी आवाज़ उभरी। एक ऐसी आवाज़ जिसने तमाम चेमगोइयाँ, तमाम सरगोशियाँ और तमाम साजों को एक लम्हे में खामोश कर दिया। वहाँ मौजूद हर शख्स साकित हो गया। लोगों ने बेइख्तियार ही गर्दनें मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा। वक्त जैसे थम गया। दरवाजे के ऐन वस्त में वो खड़ा था, हमेशा की तरह सिया ड्रेस सूट में। उसका वजूद ताकत और बेरहमी की एक जीती जागती तस्वीर था। चेहरे पर कोई तासुर नहीं, आंखें एक सर्द झील की मानिंद जिनमें कोई जज्बात दिखाई नहीं देता था। वो बादशाह था और राया उसे देखकर सांस लेना भूल गई थी। वो आ गया था, उसका सरबराह आ गया था। वो हॉल के दरवाजे पर खड़ा था और उसकी नज़रें दूसरे कोने पर स्टेज पर बैठी उस सुर्ख लिबास वाली लड़की पर थी, जो यहाँ से रोशनियों और फासले के बास महज एक खूबसूरत सुर्ख नुक्ता लग रही थी। मुराद दाएं जानिब खड़े वली की जानिब बढ़ा, जबकि रईस ने अपने अंदरूनी अजियत के तूफान को एक सर्द बेतासुर चेहरे के पीछे छुपाया और उस सुर्ख नुक्ते की जानिब कदम बढ़ा दिए। चाल वैसी ही बादशाहों जैसी थी, हर कदम में एक नाकाबिले तस्कीर ताकत और रौब, मगर आज उसका दिल सीने में नहीं, कदमों तले दफन हो गया था। हर कदम अपने ही कब्र पर रखा जा रहा था। उसे अपनी जानिब आते देखकर फजर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उसकी हैजल आंखों में पहले शदीद हैरानी की लहर उठी, फिर तशक्कुर की आंसू की नमी चमकी और फिर उस्मान का एक गहरा समंदर उमड़ आया, जो सिर्फ उसे ही ज़ेब देता था।
वो जानती थी उसे आना ही था। जैसे जैसे उन दोनों के दरमियान का फासला सिमट रहा था, वैसे वैसे दुनिया, हॉल का शोर, लोगों की सरगोशियाँ, सब कुछ मऊँ होता जा रहा था। पस मंजर में सिर्फ एक धुन रह गई थी और पेश मंजर में सिर्फ वो थी, दुल्हन बनी लड़की। वक्त जिसे रुक गया, आवाज़ें कहीं दूर खला में गुम हो गई। अब वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था, उसे देख रहा था। सियाह आंखों में छुपी असियत की आग उसे उस रूप में देखकर जैसे एक लम्हे को बुझ गई। वो दोनों एक दूसरे के सामने चुपचाप खड़े थे। फजर का सर फख्र से मजीद उठ गया था। उसका इंतजार रायगा नहीं गया था। रईस ने उसके उस रूप को देखा जो नाकाबिले फरामोश था। उसके गले की गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। आंखों में एक लम्हे को हसरत की एक ऐसी लहर आई थी जिसे उसने फौरन ही अपने बेरहमाना जब्त के दीवार के पीछे कैद कर लिया। कैसी लग रही हूँ मैं? वो अपना दुपट्टा नफासत से ठीक करते हुए बोली। आवाज़ में एक मासूमाना तजस्सुस था। वो चंद लम्हे उसे बस देखता रहा। दिल ने एक बोझल धड़कन छोड़ी थी। उसने मुंह खोलकर एक लंबी सांस ली और फिर सीने पर दायां हाथ रखते हुए सर को उसकी जानिब हल्का सा खम दिया। लफ्ज़ नहीं थे, सिर्फ अंदाज था, और इसका अंदाज हजार लफ्ज़ों पर भारी था। वो बेसाख्ता नम आंखों से हंसती, यानी वो पास हो गई थी। बहुत देर कर दी आपने। अब हौले से शिकवा किया। लहजे में गिला था, शिकायत थी और बेपनाह मान था। वो कुछ न बोला, कुछ बोल ही ना सकता था। ज़बान तालू से जा चिपकी थी। उसकी खामोशी पर वो फिर से बोली, चलें। अपना हाथ आगे किया। हॉल के दरमियान में निकाह के लिए एक छोटी सी फ्लोरल स्टेज बनाई गई थी, जहाँ दरमियान में सफ़ेद फूलों की एक दीवार थी और दोनों जानिब लंबे बेंच रखे गए थे। फजर का इशारा समझते हुए रईस ने एक और गहरी सांस ली, जो उसके वजूद में अटके हुए दर्द को बाहर निकालने की नाकाम कोशिश थी। उसने अस्पात में सर हिलाया और अपना बाजू आगे कर दिया। वो एक कदम आगे बढ़ी और मजबूती से उसके बाजू को थाम लिया। अब वो एक साथ खड़े थे, रईस औरंगजेब और फजर मराज। कई कैमरों की फ्लैश लाइट्स ने उस तारीखी मंजर को कैद किया। सामने फ्लोरल स्टेज पर वली खड़ा था। वो उन्हें अपनी जानिब आते देख रहा था और फिर धीरे से हंस दिया। उसकी कत्थई आंखों के गोशे भीग गए थे। वो गर्दन अकड़ाए अपने सरबराह के साथ उसकी जानिब आ रही थी। इंतजार करता हुआ दूल्हा अपने सरबराह के साथ आती दुल्हन, ये मंजर मुकम्मल था। लोग हैरान थे, साकित थे, तो उसका इंतजार किया जा रहा था, रईस औरंगजेब का। और ये इंतजार रायगा नहीं गया था। हवाओं ने मनादी कर दी। आज देख लें वो सब लोग जिन्होंने फजर मराज को रद्द किया था, जिन्होंने उसे अकेला समझा था, जिसके अपनों ने उसे बोझ माना था, जिन्हें लगता था उसका कोई नहीं था। आज वो सब देख लें, उसका सरबराह आ गया था। उसके आमद ने सबके मुंह बंद करवा दिए थे। सुर्ख और सब्ज वादियों की तरफ वो मेरे साथ चल रही होगी। वो चल रहा था और पहलू में दिल मचल रहा था। वो चलते हुए आए और वली के सामने आकर रुक गए। उसकी नज़रें रईस से मिली। उन कत्थई आंखों में उसके लिए बेपनाह शुक्रगुजारी थी। फिर फजर की आवाज़ उभरी। उसने वली को मुखातिब किया, इनसे मिलिए, ये मेरे गार्जियन हैं, रईस औरंगजेब। वली जो खुद पर जब्त किए खड़ा था, सर हिलाते हुए मुस्कुरा दिया। फिर फजर ने रईस की जानिब रुख किया और ये विलियम जोसेफ उर्फ वली औरंगजेब, वो शख्स जिससे मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। क्या मेरा इंतखाब सही है? वो उससे जानना चाहती थी। चंद लम्हे की खामोशी छाई रही। फिर उसने वली को देखते हुए सिर्फ अपनी गर्दन को जंबीस दी। इंतखाब अगर गलत होता तो वो यहाँ हरगिज़ न आता। मेरे ख्याल से निकाह शुरू करते हैं, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मुराद की आवाज़ पर वो चौंके। वली पलटा और दूसरी जानिब जाकर बैठ गया, जबकि रईस और फजर एक जानिब बैठ गए। वो खुश थी, बेतहाशा खुश। सफदर की फैमिली थी, फलक थी, मुराद था, और सबसे बढ़कर वो शख्स उसके साथ था जिसकी मौजूदगी हर कमी को पूरा कर गई थी। उसने ज़रा सा रुख मोड़कर अपने दाएं जानिब बैठे रईस को देखा। सालों पहले बस स्टॉप का वो मंजर एक बार फिर ताज़ा हो गया था। वो तब भी उसके साथ था और वो आज भी उसके साथ था। देखते ही देखते उसकी आंखें भीग गई थी। ये सब ख्वाब लग रहा था, ऐसा ख्वाब जो बस देखा जा सकता था, मगर उसकी लगन ने उसे हकीकत बना दिया था। रईस ने उसकी जानिब रुख मोड़ा। उसकी हैजल आंखों से खुशी की आंसू चमक रहे थे। उन आंसू का अक्स जब उसकी सियाह आंखों में पड़ा तो वहाँ भी नमी उभर आई। वो अपनी जीत पर रो रही थी और वो अपनी हार पर रो रहा था। निकाह ख्वाह ने कार्रवाई शुरू की। जब उन्होंने फजर के सरपरस्त की इजाज़त तलब की तो हॉल में एक बार फिर मुकम्मल खामोशी छा गई। न उसका बाप था, न भाई, न दादा। उसका सरपरस्त आज रईस औरंगजेब था। वो चंद लम्हे साकित रहा, दिल धड़का
और फिर उसने जब्त करते हुए दिल को दफना दिया। इजाज़त दे दी गई और फिर निकाह नामा आगे बढ़ाया गया। गार्जियन के तौर पर दस्तखत करने के लिए कलम उसके हाथ में दिया गया। उसके हाथ लर्ज उठे थे, उंगलियां सफ़ेद पड़ गई थी, कलम का वजन जैसे मनो भारी हो गया था। हर कोई देख रहा था कि वो एक लम्हे को रुका, फिर उसने अपनी सारी कुव्वत मुस्तमा की और उस कागज़ पर दस्तखत कर दिए जहाँ उसकी मोहब्बत का डेथ वारंट लिखा था। फिर सब सुन हो गया। वो सुन बैठा था, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। वो सब देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को कबूल कर रहे थे, मगर वो सुन था। बहुत मुश्किल था, मगर उसने कर लिया था। हवाओं ने फिर से शोर मचा दिया। कोई खड़ा होना सीखे तो रईस औरंगज़ेब से सीखे, कोई हुकूमत करना सीखे तो रईस औरंगज़ेब से सीखे, कोई मोहब्बत करना सीखे तो रईस औरंगज़ेब से सीखे। फजर की तरफ से शरई गवाह सफदर था और वली की तरफ से मुराद। निकाह हो चुका था। काजी साहब की दुआ के लिए उठे हाथों के साथ जब सब ने आमीन कहा तो जैसे अहद हमेशा के लिए मुकम्मल हो गया। सबसे पहले वली अपनी जगह से उठा। उसके कदम फजर की जानिब नहीं बल्कि उसके साथ बैठे उस शख्स की तरफ उठे थे जो आज उसकी खुशी का सबसे बड़ा जामिन बना था, जो दुआ के बाद हाथ नीचे करते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वली बेसाख्ता उससे लिपट गया। उसके मजबूत बाजुओं ने रईस की गिर्द एक शुक्रगुजारी का हिसार कायम कर लिया। थैंक यू बिग बी, थैंक यू। उसकी आवाज़ भर्रा गई। वो कहीं ना कहीं जानता था कि ये सिर्फ एक शिरकत नहीं, ये एक कुर्बानी थी। जाने कितनी देर वो यूं ही खड़ा रहा। रईस के हाथ बेजान से पहलू में गिरे रहे, जैसे उनमें कोई शिकस्त ही ना बची हो। फिर जब वो अलग ना हुआ तो उसने धीरे धीरे अपने बाजू को उठते देखा, जैसे वो उसके अपने ना हो, और फिर उसने वो बाजू बली के गिर्द फैला दिए। उसने पूरी कुव्वत से उसे खुद में भींच लिया। ये एक मामू का भांजे को दिया गया प्यार था, एक बादशाह का अपनी सबसे कीमती शय सौंपने का इकरार था। उसूल अपनी जगह, मोहब्बत अपनी जगह। वो उसे अजीज था। वो रईस का मान था जिसने खामोशी से सब सहकर उसका मान और बढ़ा दिया था। करीब बैठी फजर रोए जा रही थी। फलक उसे चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर ये खुशी और दुख का मिला जुला सैलाब था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद वो दोनों अलग हुए। दोनों ने एक साथ फजर को देखा। फिर वली उसकी जानिब बढ़ा। उस पल भी जब निकाह की खुशियां मनाई जा रही थी, जब दो दिल हमेशा के लिए मिल चुके थे, वो उल्टे कदमों पीछे हटा। वो अब फजर का हाथ थामे खड़ा था। वो रो रही थी। एक दुख अम्मा के न आने का था, एक खुशी उस नई जिंदगी की थी। वो उसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए चुप करवा रहा था। उसके दोनों हाथ थामकर बारी बारी लबों से लगाए, लेकिन वो जज्बाती हो चुकी थी। फिर उसने उसका हाथ छोड़कर दूसरा ऊपर उठाते उसके सर से गुजारकर उसे धीरे से घुमाया। इस बार वो रोते रोते हंसती। रईस उसे सदियों बैठकर देख सकता था, मगर जब उस तस्वीर के फ्रेम में वली आ जाता तो वो इख्तियार ही नजरें हटा लेता। उल्टे कदमों दूर जाते शख्स ने ये मंजर देखा। ये वो मंजर था जिसे देखने की उसमें ताब नहीं थी। वो एक झटके से पलटा और तेज तेज कदम उठाता हॉल से बाहर निकल गया। उसे यूं अचानक बाहर निकलते देख मुराद फौरन उसके पीछे लपका। जैसे ही मुराद हॉल से बाहर लॉन में आया, उसकी नजरें चंद कदम के फासले पर घास पर पड़े रईस के सियाह कोट पर पड़ी। बादशाह ने अपनी खलात उतार फेंकी थी। मुराद ने झुककर उसे उठाया। वो उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर उसकी नज़र दाएं जानिब पड़ी। वहाँ उसकी कीमती घड़ी पड़ी थी, जिसकी सुइयां अब भी चल रही थी, मगर शायद मालिक का वक्त वहीं रुक गया था। वो आगे बढ़ा और घड़ी उठाई। कुछ फासले पर उसके महंगे चमड़े के शूज पड़े थे, और फिर उसने नज़र उठाई। सामने कुछ फासले पर फार्म हाउस के नीलगो स्विमिंग पूल के किनारे वो खड़ा था। उससे पहले कि मुराद उसे पुकारता, उसने खुद को पानी में गिरा दिया। वो अंदर कूदा नहीं था, वो बस गिर गया था, जैसे अंदर जलती आग को ठंडा पानी से बुझाने की ये आखिरी कोशिश हो। वो अब उसका सारा सामान थामे स्विमिंग पूल के किनारे पर आ खड़ा हुआ। रईस का वजूद पानी के बेरहम सतह पर साकित तैर रहा था। जाने कितनी देर गुजर गई थी। बाहर की खामोशी भयानक थी। बस करो रईस, बीमार पड़ जाओगे। बिलाखिर मुराद की आवाज़ उभरी। उसकी आवाज़ पर पानी में हरकत हुई और वो सीधा हुआ। उसके बाल और कपड़े पानी से शराबोर थे। वो धीरे धीरे चलता हुआ किनारे तक आया और फिर बाहर निकलकर वहीं किनारे पर बैठ गया। मुराद ने एक गहरी सांस ली। उसने रईस के कोट की जेब में हाथ डाला, लाइटर और सिगार निकाला। सिगार निकालकर उसे जलाया और रईस के सामने कर दिया। रईस ने बिना कुछ कहे, बिना उसे देखे, वो सुलगता हुआ सिगार अपने लबों में दबा लिया। सिगार का धुआं अब मरगोलों के सूरत रात की स्याही में तहलील होने लगा। तुमने ठीक किया रईस, तुम्हें यही जेब देता है। मुराद अब उसके साथ बैठ गया था।
लेकिन मैंने एक बेईमानी कर दी मुराद। वो अब सिगार का एक गहरा कश लेते हुए बोला। उसकी आवाज़ पानी और असियत में भीगकर और भारी हो गई थी। मुराद ने हैरत से उसे देखा। जब मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए थे तो पता है क्या मांगा? उसकी नज़रें पूल के पानी में तैरते हुए अपने लरसते हुए अक्स पर जमी थी। क्या मांगा? मैंने सुना है इस जहान जैसे और बहुत से जहान हैं, इस दुनिया जैसी और दुनिया है। वो सांस लेने को रुका, सीना भारी हो रहा था। मैंने मांगा कि वो चेहरा किसी और दुनिया में मुझे चुन ले, बस एक बार। मुराद ने गहरी सांस ली। उस जहान में मैं उसे सबसे पहले मिलूं। वो किसी बादशाह की तरह नहीं, एक आम टूटे हुए इंसान की तरह कह रहा था। क्या किसी जहान में ये मुमकिन है? किसी में तो होगा ना। उसने पहली बार रुख मोड़कर मुराद को देखा। उसकी आंखों में सवाल नहीं था, एक बच्चे जैसी उम्मीद थी, एक भिखारी की इल्तिजा थी। फिर मुझे ख्याल आया, सुना है इस जहान के बिछड़े किसी जहान में नहीं मिलते। फिर मेरा दिल मर गया मुराद। फिर मेरे हाथ गिर गए, मेरी दुआ अधूरी रह गई। मैं आमीन नहीं कह पाया। वो हौले हौले बड़बड़ा रहा था, जैसे खुद से बातें कर रहा हो। अंदर हॉल में एक अलग समा था, कहके थे मुबारकबाद थी और एक नई जिंदगी का आगाज का जश्न था। और यहाँ बाहर एक बादशाह अपनी पूरी सल्तनत हार कर एक ऐसी दुआ मांग रहा था जिसकी कबूलियत का उसे खुद भी यकीन नहीं था। हॉल में कहको, फ्लैश लाइट्स और दुआओं का शोर था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के करीब आकर रुक गए थे। शायद कोई तस्वीर ली जा रही थी, मगर उन दोनों की नजरें कैमरे में नहीं, एक दूसरे में गुम थी। फलक ने उन दोनों को देखा और फिर वो उनके सामने आकर रुकी। उस तकरीब को थोड़ा सा तो दिलचस्प बनाया जाए। फोटोशूट बाद में हो जाएगा, पहले इधर देखें। उसने दोनों की तवज्जो मबजूल की। लोग जानना चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो। फजल ने मुस्कुराकर वली की तरफ देखा। आंखों में नमी थी, मगर लहजे में मुकम्मल सुकून। फिर वो गहरी सांस लेते हुए बोली, ये मेरे लिए घर है, ऐसा घर जिसके दरवाजे पर कभी ताला नहीं लगता, जिसकी खिड़कियों से रोशनी अंदर आती है और जहाँ रात के अंधेरे में भी खौफ नहीं होता। ये वो जगह है जहाँ मैं वापस आती हूँ, चाहे कितनी भी दूर निकल जाऊँ। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। हॉल में लोग चुप हो गए। वली के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने फजल की तरफ जरा सा झुककर जवाब दिया, मगर आवाज़ इतनी थी कि सब सुन सके। और ये मेरी पनाह है, मेरा सुकून। मैंने सारी उम्र शहर बदलते गुजारी, कभी लोगों के बीच तो कभी लोगों से दूर भागते हुए, मगर अपना होने का एहसास सिर्फ यहाँ मिला। ये जहाँ होती है वो वतन लगने लगता है। कुछ सवाल मजीद हुए। उन्हें फोटोज के लिए वहीं रोका गया। वो दोनों अब भी एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे ये हॉल, ये लोग सब धुंध में हो और सामने सिर्फ वही। जब तुम एडनबरा में थे तो मेरे लिए क्या करते थे? फजल ने उसे देखते हुए आहिस्ता से पूछा। वो भी उसे ही देख रहा था, फिर मुस्कुराया। तुम्हारे लिए सदके किए जाते थे, दुआएं करवाई जाती थी, देगी चढ़ाई जाती थी, चांद को देखा जाता था और हर बार अल्लाह से कहा जाता था, वो मेरी मोहब्बत है, मुझे लौटा दे। वो इतनी खूबसूरती से कह रहा था कि वो साकित रह गई। तुम्हारे नाम के एवज नींदें बेची गई, तुम्हारी याद के बदले ख्वाब वारे गए, तुम्हारे नाम की हर मत में हर साथ जलती रही, तुम्हारी चाह के बदले ज़ात गिरवी रखी गई और तुम्हारी मोहब्बत की एक झलक के लिए बेशुमार दर्द खरीदे गए। वो घंटों सुन सकती थी और वो घंटों तारीफ कर सकता था। मेरे सजदों के सबसे गहरी ख्वाहिश तुम थी, मेरे सब्र की आखिरी हद तुम्हारा नाम था। किसी ने कैमरे का फ्लैश चलाया और इस पल की तस्वीर हमेशा के लिए कैद हो गई। एक लड़की जो अपने घर को थामे खड़ी थी और एक मर्द जो अपनी पूरी दुनिया को अपने पहलू में लिए खड़ा था। तो इस पार्ट को यहाँ करते हैं एंड और मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द ही नेक्स्ट पार्ट में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।